इकोनॉमिक साइकिल वो फेज़ होता है जब इकोनॉमी ग्रोथ फेज से निकलकर रिसेशन की ओर जाती है और उसके बाद फिर से ग्रोथ की ओर बढ़ती है, और ये चीज़ स्टॉक मार्केट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। इकोनॉमिक साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ से कॉरपोरेट्स अपने प्रॉफिट को इफेक्टिवली डिटरमाइन कर पाते हैं, जो एक बार फिर स्टॉक मार्केट पर इन्फ्लुएंस डालती है। किसी भी इकोनॉमी में जब सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं, जैसे रिसेशन, तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं और कुछ सेक्टर्स तब आउट परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है और कुछ तब आउट परफॉर्म करते हैं जब रिसेशन होता है। अब अगर हम रिसेशन का फेज नियर फ्यूचर में कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हमें उस सिचुएशन में पता होना चाहिए कि किन सेक्टर्स पर फोकस करना है और किन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब रिसेशन के बाद मार्केट करेक्शंस आएंगी तो प्रॉफिट भी उतना ही या फिर उसी हिसाब से अर्न कर पाएंगे इन्वेस्टर्स। तो उसके लिए मैं मानसी आपको बताने आई हूँ कि ऐसे कुछ सेक्टर्स जिनमें रिसेशन के बाद इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना प्रेफर करना चाहिए। पहला सेक्टर जिसमें इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है वो है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें आते हैं बैंक्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज। अब आप सोचेंगे कि क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जनरली रिसेशन के बाद इंटरेस्ट रेट्स बैंक के लिए फेवरेबल होते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टर्स बैंकिंग सेक्टर की ओर इंक्लाइन हो जाते हैं। इसका लॉजिक ये है कि जब रिसेशन का फेज ओवर हो जाता है तो लोगों को पैसों की ज़रूरत ज़्यादा फील होने लगती है अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, जिसके लिए वो बैंक्स को अप्रोच करते हैं फॉर द लोन्स। अब उन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए एज इनकम होती है, जिससे सेक्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इससे अगला सेक्टर जो इन्वेस्टर्स को लगता है कि ग्रो करेगा वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो ऑलरेडी काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, तो ये इन्वेस्टर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये सेक्टर इकोनॉमिक साइकिल में इसीलिए प्रायोरिटी में रहता है क्योंकि बहुत से बिजनेसेस नई नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक तरीके से उनको बिजनेस में प्रोडक्टिव गेन्स हो सके। अब जैसे जैसे देश इकोनॉमिक स्लोडाउन से ऊपर आता रहता है तो इन्वेस्टर्स की चॉइसेस भी शिफ्ट होने लग जाती हैं टुवर्ड्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर। जब लोगों को इकोनॉमी पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है तो वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स के टुवर्ड्स अपना इंटरेस्ट बिल्ड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो इकोनॉमी वापस अपनी पुरानी सिचुएशन में आ रही है, तो वो लोग अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग और रिटेल जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर के बाद जनरली लोग ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल्स और बेसिक मटेरियल सेक्टर्स की ओर जाते हैं, और वो फेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फेज़ का मिड पॉइंट माना जाता है, क्योंकि रनिंग बिजनेसेस अपनी प्रोडक्शन को बढ़ती डिमांड के साथ इंक्रीज करने लग जाते हैं। अब इन्वेस्टर्स समझ गए हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ की और तेज़ी से बढ़ रही है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन भी उसी स्पीड से चेंज होने लगता है। अब वो फेज़ है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ रही है, जिससे एनर्जी सेक्टर को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि गुड्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूल और एनर्जी तो लगता ही है, जिससे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। दोस्तों, जब भी इकोनॉमी ग्रोथ फेज से रिसेशन के फेज में जाती है तो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफ़ी कॉशियस हो जाते हैं और उन सेक्टर्स की ओर शिफ्ट होने लग जाते हैं जहां रिस्क कम हो और जो सेक्टर्स इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हों, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स, यूटिलिटीज़ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये वो सेक्टर्स हैं जो लेस सेंसिटिव होते हैं इकोनॉमिक साइकिल की तरफ। इन सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि रिसेशन के टाइम पर यही सेक्टर्स इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंसिव एक्ट करते हैं, क्योंकि ये कुछ नेसेसरी सेक्टर्स हैं जिन्हें शायद कंज्यूमर्स अवॉइड नहीं करते हैं, जैसे फूड, अपनी खुद की हेल्थ। तो इन सेक्टर्स पर रिसेशन में भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यही सेम चीज़ यूटिलिटी सेक्टर्स के साथ होती है, क्योंकि बिजली पानी का यूज़ तो रिसेशन में भी करते ही हैं लोग, और उनका बिल भी पे करना ही पड़ता होगा ऑब्वियसली। रिसेशन का टाइम हो या ना हो, लोगों ने हेल्थ केयर को हमेशा ही प्रायोरिटी पर रखा है, नो मैटर हाउ वेल द इकोनॉमी इज़ डूइंग। अब इन यूटिलिटीज़ और हेल्थ केयर के बाद इन्वेस्टर वापस से फाइनेंशियल सेक्टर की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि तब उम्मीद बढ़ चुकी होती है कि ग्रोथ का फेज़ आ चुका है और रिसेशन के जाने तादाद में है। अब सवाल ये आता है कि सेक्टर रोटेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी आइडियल सिचुएशन में कौन सा स्टॉक कब फेवरेबल होगा और कब नहीं। इसके लिए इन्वेस्टर को डिफरेंट सेक्टर्स के प्राइस ट्रेंड्स पर भी एक नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगर इकोनॉमी रिसेशन के फेज से रिकवरी मोड की ओर बढ़ रही है तो सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल्स और बेसिक मटेरियल्स वाले सेक्टर के लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहना चाहिए। कन्वर्सली, अगर रिसेशन के मिडल फेज में है, यूटिलिटीज़ और हेल्थ केयर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। सेक्टर रोटेशन के बारे में अवेयर रहना एक्टिव इन्वेस्टर्स को उनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प कर सकता है। हालांकि मार्केट ऐसे बहुत से इंडिकेशंस देती है कि कब कौन सा सेक्टर फेवर में है और कब कौन सा सेक्टर नहीं, तो इन्वेस्टर्स को उन्हीं इंडिकेशंस के फ़ायदे उठाने चाहिए और जो सेक्टर फेवरेबल में चल रहा है उनमें या फिर उनसे मिलती जुलती अपॉर्चुनिटीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
सेम गोज विद जो सेक्टर फेवर नहीं कर रहे हैं, उन स्टॉक्स या उन पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर उन स्टॉक्स को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऐसे करने से इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। ये सब करने के लिए टाइम और एक्सपीरियंस दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है, और वो है प्लानिफाई के पास, जब हम इन्वेस्टर को उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अपग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। प्लानिफाई ने मंथली बेसिस पर एक रिकमेंडेशन लिस्ट अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी प्रिपेयर की हुई है। वो जानने के लिए आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी।